Assalamu alaikum to all of you. My name is Muhammad Ikramul Haq, and today the topic of discussion is hardware protection in operating system. So we will discuss the four major points in hardware protection. The first one is dual mode operation of operating system. The second one is input output protection, and next memory protection, and the fourth one is CPU protection. So firstly, we will discuss about dual mode operation. Dual mode operation क्या है? Protection is needed for any shared resources. As we know that कि हमें कोई भी अगर रिसोर्सेज शेयर करने हैं तो उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि कहीं कोलैप्स ना आ जाए, कहीं पे कोई कन्फ्लिक्ट ना आ जाए, तो इसलिए हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है. इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ अ मॉडर्न CPU हैज़ टू काइंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस. दो तरह की इंस्ट्रक्शंस होती हैं मॉडर्न प्रोसेसर CPU में. एक होती हैं प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस और दूसरी होती हैं नॉन प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस. प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं. प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस हैं और इसके अलावा नॉन प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस वो यूज़र्स की इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं. देयर आर टू मोड्स इन विच ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स. दो मोड में ये काम करता है. पहला है जी यूज़र मोड. इन यूज़र मोड ऑल द एग्जीक्यूशन डन ऑन बिहाफ ऑफ अ यूज़र. यूज़र के सारे प्रोग्राम जो है वो इस मोड में चलते हैं. और कर्नल मोड, जिसको मॉनिटर मोड, सिस्टम मोड और सुपरवाइज़र मोड भी कहते हैं. कर्नल मोड को हम मॉनिटर मोड भी कह सकते हैं, सिस्टम मोड भी कह सकते हैं और सुपरवाइज़र मोड भी कह सकते हैं. इन कर्नल मोड द एग्जीक्यूशन डन ऑन बिहाफ ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के बिहाफ पे हम जो है वो एग्जीक्यूशन करेंगे. थोड़ा सा इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि यूज़र मोड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है. व्हेन द कंप्यूटर सिस्टम रन्स a user application like file creation, saving a file or using any other application program, then the system is in the user mode. इसको हमने देखा कि यूज़र मोड में क्या है कि जब भी कंप्यूटर आपका कोई भी एप्लीकेशन रन करता है, यूज़र की एप्लीकेशन, जैसे कि आपने फ़ाइल को क्रिएट करना है, फ़ाइल को सेव करना है या फिर फ़ाइल को जो है वो डिलीट करना है, तो ये जो आपके हैं ये यूज़र मोड के अंदर आने वाली जो है वो यूज़र एप्लीकेशंस हैं. इसमें क्या होता है कि दिस मोड डज नॉट हैव डायरेक्ट एक्सेस टू द हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर. हार्डवेयर की डायरेक्ट एक्सेस इसमें नहीं है. फॉर परफॉर्मिंग हार्डवेयर रिलेटेड टास्क like when the user application request for a service from the operating system or some interrupt occurs. In these cases the system must switch to the kernel mode. जब भी कोई इंटरप्ट अकर होता है या हम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की किसी सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करता है, यूज़र की एप्लीकेशन कोई भी रिक्वेस्ट करती है, तो उस सूरत में आपके पास जो स्विचिंग है वो हो जाती है फ्रॉम यूज़र मोड टू कर्नल मोड. फिर इसमें देखा कि द मोड बिट ऑफ द यूज़र मोड इज़ 1. अभी हम इसको देखेंगे कि मोड बिट होती है एक जो कि 1 और 0 की वैल्यू रखती है. अगर तो उसकी वैल्यू 1 होती है तो इट मीन्स कि इस वक्त आपका जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर यानी जो मोड बिट ऑफ द प्रोसेसर ऑफ द सिस्टम है वो 1 है. तो सिस्टम इस वक्त कौन से फिर मोड में काम कर रहा है? वो यूज़र मोड में काम कर रहा है. जब मोड बिट की वैल्यू 1 है तो वो यूज़र मोड में काम कर रहा है. तो इसकी समझ आपको आ गई होगी कि यूज़र मोड में क्या है कि यूज़र के सारे प्रोग्राम चलते हैं और इसमें जो है वो हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर को डायरेक्ट एक्सेस लेने जो है वो नहीं ले सकता. और जब भी कोई इंटरप्ट अकर होता है तो उस सूरत में फिर आपका जो है वो मोड स्विच कर जाता है फ्रॉम यूज़र मोड टू कर्नल मोड. ऑपरेटिंग सिस्टम की सारी सर्विसेज वो कर्नल मोड में चलेंगी. इसके बाद हम बात करेंगे कर्नल मोड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम मॉनिटर मोड, सुपरवाइज़र मोड, सिस्टम मोड भी कह सकते हैं. ऑल द बॉटम लेवल टास्क्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर परफॉर्म्ड इन द कर्नल मोड
as the kernel space has direct access to the hardware of the system, so the kernel mod handles all the processes which require hardware support. Apart from this, the main functionality of the kernel mod is to execute privileged instructions. These privileged instructions are not provided the user access, and that's why these instructions cannot be processed in the user mod. जैसा कि यहाँ पे हमने देखा कि कर्नल मॉड के अंदर हमारी सारी प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस चलेंगी। प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस मतलब इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो सारी की सारी इस मॉड के अंदर चलेंगी। और इसके पास चूँकि डायरेक्ट एक्सेस होगी हार्डवेयर ऑफ द सिस्टम के पास, तो इसलिए जितने भी हार्डवेयर सपोर्ट के रिलेटेड आपके प्रोसेस होंगे उनको हैंडल कर्नल मॉड में किया जाएगा। So all the processes and instructions that the user is restricted to interface with the executed in the kernel mode of the operating system, the mod bit for the kernel mode is 0. So for the system to function in the kernel mode, the mod bit of the processor must be equal to 0. तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले आपने देखा कि यूज़र मॉड की बिट 1 थी, अब कर्नल मॉड की बिट 0 है। तो जिस वक्त आपका 0 बिट होगी तो इट मीन्स कि आपका सिस्टम कर्नल मॉड में काम कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि नीड फॉर ड्यूल मोड ऑफ ओएस, वाई ज़रूरत क्यों पेश आती है हमें कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम में ड्यूल मोड की जो है वो यूटिलाइजेशन करें। तो इसमें है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम टू फंक्शन इन द ड्यूल मोड बिकॉज द कर्नल लेवल प्रोग्राम्स परफॉर्म all the bottom level functions of our OS like process management, memory management, and if these are altered by the user, this can cause an entire system failure. So for specifying the access to the user only to the tasks which are of their use, dual mode is necessary for an operating system. तो इसमें आपने ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है आपको कि कर्नल लेवल के जो प्रोग्राम्स हैं वो बॉटम लेवल के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि मेमोरी की मैनेजमेंट है, प्रोसेस की मैनेजमेंट है। और इसमें अगर हम यूज़र को अलाउ करें, यूज़र के प्रोग्राम को अलाउ करें कि वो इसमें अल्टर करे, तो उसमें क्या होगा, सिस्टम फेलियर होने की चांसेस है। इसके बाद हम नेक्स्ट ये देखते हैं कि हमारे पास मोड बिट एडेड टू कंप्यूटर हार्डवेयर, जैसे कि मैं इसको समराइज़ कर रहा हूँ, पहले बताया, टू इंडिकेट द करंट मोड। मॉनिटर मोड यानी कर्नल मोड होगा तो वो 0 होगा, यूज़र मोड होगा तो वो बिट 1 होगी। और जब भी कोई इंटरप्ट या फॉल्ट अकर होगा, जब भी इंटरप्ट जो है, इंटरप्ट जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि इवेंट जनरेटेड फ्रॉम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर सॉफ्टवेयर टू द CPU, तो वो इंटरप्ट है। तो वो जब भी कोई जनरेट होगा, जब भी कोई इंस्ट्रक्शन यहाँ से जाएगी, तो उस सूरत में क्या होगा कि आपका जो है वो स्विच कर जाएगा मोड यूज़र से कर्नल की तरफ, मॉनिटर मोड की तरफ स्विच कर जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यूज़र मोड में काम कर रहा था CPU, इंटरप्ट और फॉल्ट आया तो मॉनिटर मोड में चला गया। मॉनिटर मोड से जिस वक्त भी हमने फिर यूज़र मोड में उसे सेट करना है तो उसकी वैल्यू फिर जब यूज़र मोड में होगी तो वो 1 हो जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है ड्यूल मोड ऑपरेशन, हमने देखा। तो इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट इनपुट आउटपुट प्रोटेक्शन की। सो एज वी नो डैट all the input output instructions are privileged instructions, and the privileged instructions may only run in monitor mode or system mode. हमने ये देखा कि ये जो प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस हैं, जिन्हें हम इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस भी कहते हैं, ये सिर्फ आपकी सिस्टम मोड, कर्नल मोड के अंदर चलती हैं। तो इसलिए मस्ट इंश्योर दैट a user program could never gain control of the computer in monitor mode. हमें ये बस ध्यान रखना है कि यूज़र का प्रोग्राम मॉनिटर मोड के अंदर अपना जो है वो कंट्रोल गेन ना कर सके, क्योंकि यही चीज़ तो हमने प्रोटेक्ट करनी है, इनपुट आउटपुट की इंस्ट्रक्शंस को प्रोटेक्ट करना है ताकि यूज़र जो है वो उसमें अपने कंट्रोल को गेन ना करे। इसी को ही हम कह रहे हैं कि ये इनपुट आउटपुट की हमने प्रोटेक्शन कर ली कि ऑल द इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस दैट आर कॉल्ड द प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन मस्ट रन ओनली इन मॉनिटर मोड, एंड इफ द मॉनिटर मोड इज ऑन देन द यूजर मोड इज नॉट अलाउड टू वर्क विद एट द सेम टाइम। ओके, नेक्स्ट इसी में वो थोड़ा सा डिटेल में बताया कि इनपुट आउटपुट इज प्रोटेक्टेड बाय मेकिंग ऑल इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस प्रिविलेज्ड while running in user mode. The CPU cannot execute them. Thus, user code which runs in user mode cannot execute them
User code request input output by making appropriate system calls. After checking the request, the OS code which is running in monitor mode can actually perform the input output using the privilege instructions. तो बात वही है कि जिस वक्त आपकी इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन चल रही होंगी यानी प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन चल रही होंगी सिस्टम मोड के अंदर यानी कर्नल मोड के अंदर, तो उस वक्त अलाउ नहीं होगा जो है वो इसकी यूज़र की इंस्ट्रक्शंस को कि वो उसमें आके चल सकें। फिर है जी उसके बाद थर्ड वन मेमोरी प्रोटेक्शन, मस्ट प्रोवाइड मेमोरी प्रोटेक्शन आउटसाइड द एड्रेस स्पेस ऑफ अ प्रोसेस। इसकी अभी वजाहत करते हैं। इन ऑर्डर टू हैव मेमोरी प्रोटेक्शन एड टू रजिस्टर्स दैट डिटरमिन द रेंज ऑफ लीगल एड्रेस अ प्रोग्राम मे एक्सेस। दो तरह के रजिस्टर हम यूज़ करेंगे मेमोरी को प्रोटेक्ट करने के लिए। मेमोरी प्रोटेक्ट करने का मतलब क्या, इस पर हम बातें हैं, एक बेस रजिस्टर है और एक लिमिट रजिस्टर है। बेस रजिस्टर होल्ड द स्मॉलेस्ट लीगल फिजिकल एड्रेस, ये बेस रजिस्टर होल्ड करेगा। और लिमिट रजिस्टर के अंदर क्या होगा, साइज ऑफ द रेंज। मेमोरी आउटसाइड द डिफाइंड रेंज इज प्रोटेक्टेड। पहले मैं इसको आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल आप ये डायग्राम देखें, इसमें हम बेस रजिस्टर और लिमिट रजिस्टर से मेमोरी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप इसमें देख रहे हैं कि आपकी ये रैम है, रैम के अंदर कुछ हिस्सा मॉनिटर मोड का होता है, यानी मॉनिटर के उसमें सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस हैं। बाकी ये जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4। इसका मतलब ये है कि ये आपके पास यूज़र की स्पेस है, इसमें सारे यूज़र के प्रोग्राम आ सकते हैं। ये सारे यूज़र के प्रोग्राम्स हैं, ये सारे यूज़र के प्रोसेसेस हैं। अच्छा, अब इसमें जो जॉब 1 फॉर एग्जांपल उसने अपनी जगह ले ली। अब जॉब 2 ने रिक्वेस्ट की कि मुझे मेमोरी चाहिए, यानी प्रोसेस 2, जॉब 2 को मैं यहाँ पे प्रोसेस 2 कह रहा हूँ। तो ये इसने रिक्वेस्ट की कि मुझे मेमोरी चाहिए। ये सारे बल्कि प्रोसेसेस ही हैं। जॉब जो है वो लिनक्स और यूनिक्स में टर्म है, और जो प्रोग्राम है वो विंडोज़ के अंदर टर्म है, और इन दोनों की जो रनिंग फार्म है वो प्रोसेस है। अब ये जो प्रोसेस 2 या जॉब 2 यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है, तो जो इनिशियल इसे एड्रेस दिया जाएगा ना, स्मॉलेस्ट लीगल फिजिकल एड्रेस, वो यहाँ पे है 3,40,000। एज्यूम करें, वैसे तो हेक्साडेसिमल में है लेकिन यहाँ पे एज्यूम करें 3,40,000 बेस रजिस्टर के अंदर मौजूद एड्रेस है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से स्पेस खाली है, यहाँ से आगे 3,040 से आगे 3,40,000 से आगे 3,41,42, 43, ये सारी स्पेसेस खाली हैं। ठीक है, अब जॉब 2 का टोटल साइज़ कितना था, कितनी मेमोरी उसको चाहिए? उसको मेमोरी चाहिए जी 1,20,900, ये उसको मेमोरी चाहिए। तो ये लिमिट रजिस्टर अपने अंदर उसका साइज़ रखता है प्रोसेस का कि इसको टोटल मेमोरी कितनी चाहिए, तो वो इसने 1,20,900 रखी। अब हम करेंगे क्या कि प्रोटेक्ट करने के लिए मेमोरी को, तो बेस रजिस्टर की वैल्यू जो 3,40,000 थी उसमें 1,20,900 जमा कर देंगे। तो जब ये जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4,20,940। अब ये क्या हुआ कि जॉब 2 का जो जहां से उसने स्टार्ट लेना है ना मेमोरी का, वो 3,40,000 से लेगा, और ये इंडिकेट कौन सी कर रहा था रजिस्टर, बेस रजिस्टर बता रहा था कि यहां से जगह खाली है, यहां पे अपने आप को तुमने एलोकेट करवाना है, यहां पे तुम्हें जगह दी जाएगी। और कितनी जगह दी जाएगी ये उसके लिमिट रजिस्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका साइज कितना है। तो उसका साइज 1,20,900 था। अब 1,20,900 को 3,40,000 में जब जमा किया तो टोटल 4,20,940 वैल्यू बनी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3,40,000 से जॉब 2 ने एड्रेस अपना स्टार्ट किया, यहाँ से उसको मेमोरी मिली, और 4,20,939 तक जॉब 2 ने अपनी मेमोरी मुकम्मल कर ली। अब ये जो 4,20,940 है ना, ये बेस रजिस्टर की वैल्यू बन गई। नेक्स्ट अगर कोई आपके पास प्रोसेस आता है या जॉब आती है, उसको एलोकेट ये यहां से करेगी। तो ये जो दरमियानी जॉब 2 ने आप देखें कैसे अपनी मेमोरी को यहाँ पे कंज्यूम किया, तो इस तरह मेमोरी को प्रोटेक्ट किया। अगर फॉर एग्जांपल ये बेस रजिस्टर की वैल्यू ना होती तो हो सकता था कि ये 3,40,000 से ऊपर, यानी जॉब 1 की जो वैल्यू थी मेमोरी, उसमें कहीं जाके ये जॉब 2 जो है वो इंटरप्ट या कन्फ्लिक्ट डाल देता, कोलैप्स कर जाता, तो वहाँ पे मेमोरी एरर आ जाता। तो उसको बचाने के लिए हमने कोशिश की कि बेस रजिस्टर का इस्तेमाल करें, उसमें लिमिट रजिस्टर की वैल्यू को ऐड करके टोटल वैल्यू जो आए, यानी वो अब आपकी जो 4,20,940 है ना, ये बेस रजिस्टर की वैल्यू बन जाएगी नेक्स्ट।
जब जॉब 3 आएगी तो उसको 4,20,940 का बेस रजिस्टर की वैल्यू मिलेगी, वहाँ से वो अपना साइज़ उसमें ऐड करके फिर जॉब 4 उससे आगे फर्दर ऐड करके तो सो ऑन, ये काम इस तरह चलता रहेगा। तो आपने देखा कि कैसे बेस और लिमिट रजिस्टर की मदद से मेमोरी को प्रोटेक्ट किया गया। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि मेमोरी इज़ प्रोटेक्टेड बाय पार्टीशनिंग द मेमोरी इनटू पीसेस, जैसे हमने अभी देखा। वाइल रनिंग इन यूजर मोड the CPU can only access some of these pieces. The boundaries for these pieces are controlled by the base register and the limit register. अब लिमिट रजिस्टर में स्पेसिफाइंग बॉटम बाउंड एंड नंबर ऑफ लोकेशंस रिस्पेक्टिवली, दीज रजिस्टर कैन ओनली बी सेट वाया प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस। तो ये हमने इसको समझा। उसके बाद हम बात करते हैं हार्डवेयर सपोर्ट में इसी मेमोरी प्रोटेक्शन में कि CPU ने जो भी एड्रेस जनरेट करना है सबसे पहले वो ये देखेगा कि बेस रजिस्टर से की अंदर मौजूद जो एड्रेस है उसकी वैल्यू उससे ग्रेटर दैन आर इक्वल टू होनी चाहिए। यानी यहाँ पे जैसे आपने देखा कि 3,40,000 है तो ये 3,40,000 या फिर उससे बड़ी वैल्यू यानी इससे आगे आगे ही वैल्यू उसने रखनी है। फिर उसके बाद वो क्या करेगा, अगर तो ये ठीक है कि ठीक है बेस से इक्वल या बराबर है तो फिर बेस के अंदर वैल्यू वो लिमिट रजिस्टर की वैल्यू यानी जो साइज़ ऑफ द रेंज था उसको जमा करेगा और ये देखेगा कि नेक्स्ट जो बेस रजिस्टर बनेगा उससे उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 4,20,940 से वैल्यू कम होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहले वाले बेस रजिस्टर में वो देखता है कि ग्रेटर दैन आर इक्वल नहीं है, नो है, तो वो एक ट्रैप जनरेट कर देगा। और इसी तरीके से अगर बेस प्लस लिमिट दोनों की वैल्यू को ऐड करने से वैल्यू वो जो रिक्वायर्ड थी नेक्स्ट वाली जो बेस बननी थी उससे छोटी नहीं होती तो उस सूरत में भी ट्रैप जनरेट हो जाएगा। अगर ये ठीक था तो मेमोरी के अंदर सेफ हो जाएगा। आखिरी हमारा पॉइंट है CPU प्रोटेक्शन। CPU को प्रोटेक्ट करने के लिए हम टाइमर का इस्तेमाल करते हैं कि इन इंटरप्ट कंप्यूटर आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड टू इंश्योर ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन्स कंट्रोल। Timer is decremented every clock tick or when timer reaches the value 0 an interrupt occurs. Timer commonly used to implement time sharing. A time also used to compute the current time or load time. Timer is a privilege instruction. अब इसमें CPU को प्रोटेक्ट करने के लिए हम टाइमर का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आप लोग देखते हैं कि हमें लगता है कि एक वक्त में बहुत ज़्यादा जो है वो टास्क परफॉर्म किया जा रहा है, तो टास्क हो रहे हैं वो कैसे, वो बेसिकली इस टाइमर के कॉन्सेप्ट से हैं कि CPU बजाय इसके कि एक ही प्रोसेस पे हर वक्त काम करता रहे तो हम मुख्तलिफ प्रोसेसेस के बिटवीन स्विच करवाते रहते हैं इस CPU को, तो उसके लिए हम टाइमर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल में आप देखें कि CPU यूजेज इज़ प्रोटेक्टेड बाय यूजिंग द टाइमर डिवाइस, द एसोसिएटेड टाइमर इंटरप्ट्स, इसको इंटरप्ट कहते हैं, एंड OS कोड कॉल्ड द स्केड्यूलर। व्हाइल रनिंग इन यूजर मोड द CPU कैन नॉट चेंज द टाइमर वैल्यू or turn off the timer interrupt because these require privileged operations. Before passing the CPU to a user process, the scheduler ensures that the timer is initialized and interrupts are enabled. When the timer interrupt occurs, the timer interrupt handles OS code can run the scheduler more OS code which decide whether or not to remove the current process from the CPU. तो ये अभी आप फर्दर जब स्केजुलिंग एल्गोरिदम में जाएंगे तो वहाँ पर आपको पढ़ाए जाएंगे डिफरेंट एल्गोरिदम जिसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, राउंड रॉबन। तो राउंड रॉबन में आपका कॉन्सेप्ट एक होगा टाइमर का, उसमें हमने फिक्स किया होगा कि हर 2 सेकंड के बाद या फॉर एग्जांपल 2 नैनो सेकंड के बाद हमने एक प्रोसेस से प्रीएम्प्ट कर लेना है CPU को और कंट्रोल नेक्स्ट वाले प्रोसेस को दे देना है। तो इससे हमें ये लग रहा होगा कि जैसे बहुत सारे टास्क एक ही वक्त में परफॉर्म हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो स्विचिंग उनके बिटवीन जो है उसकी वजह से हमें लग रहा है कि वो एक से ज़्यादा प्रोसेस परफॉर्म हो रहे हैं। तो ये टाइमर का इसमें कॉन्सेप्ट था कि 2 नैनो सेकंड जब मुकम्मल होते गए तो उसके बाद ऑटोमेटिकली जो है वो CPU का कंट्रोल एक प्रोसेस से लेके दूसरे को दे दिया गया। तो इससे हमने CPU की प्रोटेक्शन की ताकि कोई कन्फ्लिक्ट ना आए और तमाम प्रोसेस को टाइम मिल सके। तो आज का लेक्चर ये हमारा बेसिकली था हार्डवेयर प्रोटेक्शन के बारे में। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। कमेंट्स में मज़ीद आप बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बाद स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।